अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त सियासी जोड़ तोड़ जो है वो जारी है। हमने देखा है कि बाप पार्टी के जो रहनुमा हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, लेकिन इसी के साथ साथ इस वक्त पीपल्स पार्टी के बाद हमने देखा है कि सिंध में मुस्लिम लीग नून भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद अब जो इलेक्शन का मामला है वो तो वाज़ेह है, लेकिन अभी भी कई जमातें जो हैं वो कई सवालात उठा रही हैं। फिर हमने देखा कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने मुल्क में नई जमात बनाने की बात की, लेकिन वो जमात भी नहीं बन सकी। तो इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से हम पूछेंगे कि जो उन्होंने ऐलान किया था पार्टी बनाने का, क्या वजूहात हैं कि वो पार्टी नहीं बन सकी। मिफ्ता इस्माइल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का क्या उनकी राय थी और मामला जो है वो आगे क्या इंतखाबात के बाद वो नई पार्टी बनाने का इरादा रखते हैं या नहीं, इसी पर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया खोखर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहला सवाल तो जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया इंतखाबात के हवाले से, आप समझते हैं कि उसके बाद अब मामला वाज़ेह हो गया है कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, या अभी भी जैसे सवालात उठाए जा रहे हैं तो आपको भी लगता है कि नहीं, अभी भी खदशात जो हैं वो मौजूद हैं? मेरे ख्याल से अब खदशात जो हैं वो काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरवेंशन की है उससे एक वाज़ेह पैगाम दिया है। फिर आज से 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो डिलिमिटेशंस हल्का बंदियों के हवाले से जो केस लगा था उसको भी उन्होंने डिसमिस कर दिया, और उन्होंने यही कहा कि अगर ये हम केस सुनते हैं, इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी करते हैं हल्का बंदियों के हवाले से, तो फिर इलेक्शंस के अंदर डिले होने का खदशा है। तो हम किसी भी ऐसी चीज़ को कबूल नहीं करेंगे जिससे 8 फरवरी की तारीख में तो कोई तब्दीली आए, इलेक्शन ना हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट की इस पोजीशन की वजह से बेयकीनी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। कल परसों जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल की जो स्टेटमेंट्स आई हैं, जिसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिज़ाइन करने का कहा है, तो उस स्टेटमेंट के ऊपर भी मेरा मौक़िफ़ तो यही है और दीगर कुछ और लोगों का भी मौक़िफ़ यही है कि ये इस मौके पे उनसे रेजिग्नेशन का तकाजा करना, ये भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल वकला की सबसे बड़ी तंजीम है। ये कोई एक बहुत एक्सट्रीम व्यू उन्होंने लिया है। और हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर वो लेट्स सपोज चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर रिज़ाइन करते हैं तो फिर उसके नतीजे में भी इलेक्शंस के बारे में एक सवाल खड़ा हो जाएगा। तो ये इज्तनाब करना चाहिए। तो ये बार काउंसिल के पीछे आप समझते हैं कोई है या उनका इंडिविजुअल वो फैसला है? इंडिविजुअल फैसला तो मुझे नहीं लग रहा। इसके अंदर सुनने में आ रहा है कि हाफिजाबाद की एक सीट का कोई इशू था, अब वल्लाह आलम उसमें कितनी हकीकत है, लेकिन बहुत ही एक्सट्रीम व्यू लिया है उन्होंने। मैं खुद वकील हूँ, उस कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक है। इस मौके पे ऐसा व्यू लेना, लोग उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो यही कर रहे हैं कि शायद ये किसी के कहने पे और कोई एजेंडा के तहत ये स्टेटमेंट दी गई है, जिसके नतीजे में एक पॉसिबिलिटी ज़रूर अराइज हो सकती है कि इलेक्शंस का जो 8 फरवरी का इनकाद है वो इन क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन इस वक्त जो पीपल्स पार्टी इल्ज़ामात लगा रही है कि मुस्लिम लीग नून के लिए माहौल बनाया जा रहा है, ANP यही बात कर रही है, तो आपको भी लगता है कि वाकई नवाज शरीफ साहब के लिए माहौल बनाया जा रहा है? इसमें तो कोई शक नहीं है। अब नादिर भाई, मियां नवाज शरीफ साहब को जिस तरह अचानक उनके केसेस के अंदर रिलीफ मिलना शुरू हुआ, जब वो उनकी वापसी हुई, जिस तरीके से एयरपोर्ट के ऊपर सारे के सारे मामलात किए गए, जो सहूलियात उनको मैसर रहीं वो किसी आम मुजरिम को या नहीं मिलती, तो एक लाडला होने का तासुर तो है। और फिर आप ही के अखबार ने, डॉन अखबार ने एक ख़बर छापी थी कि जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने जब मंशूर कमेटी अपनी तश्कील दी तो पहला टास्क उनको ये दिया कि ये मेरे ऊपर जो लाडले का टैग लगा है इसको हटाने के लिए मुतबादिल बयानिया तैयार किया जाए। तो जाहिर बात है उनको भी इस चीज़ का एक उनके जहन में है तो सही कि ये टैग उन्हें लाडला होने का नुकसान पहुँचा रहा है, पब्लिक के परसेप्शन में इसका अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। और फिर हम आगे पीछे भी देख रहे हैं कि जिस तरह पंजाब के अंदर जो इंतज़ामिया है या बाकी और सारा निज़ाम जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ टिल्ट कर रहा है। तो ये जो फिर इंतज़ामिया से मुतल्लिक PTI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप समझते हैं कि वो दुरुस्त हैं कि आरोज़ वहाँ से नहीं लेने चाहिए? देखें, आरोज़ अमूमन तो हमारे यहाँ जुडिशरी से माजी में ये मिसालें मौजूद हैं कि वहीं से लिए जाते हैं, लेकिन शायद इस दफ़ा जुडिशरी अपने आप को उस कंट्रोवर्सी से अलग रखना चाहती थी कि जिसके नतीजे में उनके ऊपर सवालात उठें, क्योंकि हर इलेक्शन के नतीजे में सवालात उठते ही हैं।
तो कानून के तहत एग्जीक्यूटिव से आरओज लिए जा सकते हैं। तकाजा तो सिर्फ इतना है कि वो आरओज जो हैं वो आइन और कानून के तहत इम्पार्शल और न्यूट्रल होकर फैसले करें, ना कि फैसिलिटेट करें किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को हुकूमत में लेके आने के लिए। तो अगर जब तक वो अपना काम ठीक करेंगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करेंगे तो एतराज और ऑब्जेक्शंस तो सामने आ जाएंगे। आपको नहीं लगता कि बलूचिस्तान में हमने देखा कि मियाँ साहब जब वहाँ पर गए तो कुछ लोगों ने, जाम कमाल साहब ने शमूलियत इख्तियार की, लेकिन अब अचानक जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा है और सीनियर रहनुमा जो 2 मरतबा वज़ीर आला रहे, कुदूस बजिंजो साहब वो पीपल्स पार्टी में चले गए, सरफराज भुगटी साहब पीपल्स पार्टी में चले गए, रहसानी साहब चले गए, तो बलूचिस्तान में आपको लगता है कि सूरत हाल तब्दील हो रही है, नून के हक में नहीं है? नादिर भाई, हर जमात लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है। पीपल्स पार्टी भी हो, दीगर जमातें भी हो, नून लीग सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है। तो ये मुतालबा लेवल प्लेइंग फील्ड का कर किससे रहे? मेरे ख्याल में ये तो बड़ा वाज़ेह बात है कि ये इस्टेब्लिशमेंट से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रहे हैं। और ये लेवल प्लेइंग फील्ड हमारी ये जो तकाजा है हमारी सियासत का अलमिया ही ये है कि अब सियासतदानों ने अवाम की तरफ देखना छोड़ दिया है। उनकी तवज्जो अपने प्रोग्राम्स, अपने मंशूर पे कम हो गई है और उनकी तमाम तर तवज्जो इस चीज़ पर है कि इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी हासिल कर लें, वहाँ से उन्हें बेसाखियाँ मैसर हो जाएं और उसके नतीजे में वो हुकूमत में आ जाएं। तो ये जो तर्ज अमल है, अब देखिए 2018 में मंजूर नज़र और थे, ज़ेर एताब और थे। जो उस वक्त ज़ेर एताब थे आज वो मंजूर नज़र हैं, और जो उस वक्त मंजूर नज़र थे आज वो ज़ेर एताब हैं। तो ये जो दायरों का सफ़र है, इस दायरों को सफ़र को पाकिस्तान के लिए ख़त्म करना ज़रूरी है। 76 सालों से हम मुल्क को जिस तरीके से चला रहे हैं इसी तरीके से चला रहे हैं, और जब तक ये दायरों का सफ़र ख़त्म नहीं होगा पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। एक हमारे वो मुशाहिद साहब सेनेटर एक मिसाल फ़िक्रा उनसे मंसूब है और बड़ा ठीक फ़िक्रा है कि यार कम से कम गलतियाँ ही नहीं कर लो। हम वही पुरानी गलतियां दोहराने पर मैसर हैं। तो इन हालात में जहां पर हम नई गलतियां करने के भी काबिल नहीं रहे, तमाम जमातों ने, तमाम सियासी क़यादतों ने इस बात को कल्बी तौर पर, जहनी तौर पर तस्लीम कर लिया है कि इस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल करके ही हुकूमत में आया जा सकता है, और इसी वजह से हमारी सियासत के अंदर सारा बिगाड़ है। तो अभी भी आप समझते हैं कि इदारे न्यूट्रल नहीं है, इसीलिए उनसे डिमांड की जा रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए? इसी ज़ाहिरी बात है। देखें ना, तमाम सियासतदान जो हैं इस वक्त अगर उनके अंदर रेस लगी हुई है कि लाडला कौन बने, वो जिस तरह शेख साहब कहते हैं गेट नंबर 4 की बात करते हैं, जो गेट नंबर 4 से अंदर चला गया वो तो बड़ा खुश और खुशी से निहाल, और जो गेट नंबर 4 के बाहर रह गया, अंदर आने की इजाजत ना मिली, तो वो मातम करता है। तो ये क्या सियासत? तो आपको गेट के अंदर अभी कौन नजर आ रहा है? मुझे मियां नवाज शरीफ साहब नजर आ रहे हैं, और शायद कुछ हिस्सा अब ये जो अभी पीपल्स पार्टी में कुछ शमूलतें हुई हैं, जिन लोगों के आपने नाम भी लिए, तो अब लग रहा है कि कुछ एक केक का हिस्सा जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ भी जा रहा है। अच्छा, लेकिन अभी हमने देखा कि काजी फायद ईसा साहब ने एक केस में रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि जो ताहयात नाहली है उसका मामला आइन में कुछ और है और इलेक्शन एक्ट में आपने सिर्फ 5 साल कर दिया है, तो ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। तो आपको लगता है कि ये मियाँ साहब के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है, एक इश्तिहार भी दिया है, आपकी नज़र से अगर गुजरा हो तो ये कोई उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है? देखिए, असूलन नाअहली एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नहीं होनी चाहिए। फर्ज करें एक आदमी को 5 साल सजा हो जाती है किसी केस में, तो वो अपनी सजा भुगतने के बाद भी सारी जिंदगी नाअहल रहेगा। तो कानून के अंदर ये एक ऐसी एक चीज हमारी जो सुपीरियर जुडिशरी ने इंटरप्रेट की है, मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। ताहयात नाअहली किसी की भी नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो अहम चीज़ है नादिर भाई मेरी नज़र में, वो ये है कि जो सियासी लीडरान है उनको माइनस करना, उनको इस खेल से बाहर करना, वो सिर्फ अवाम के इख्तियार में। और जब तक हम अवाम का ये इस इख्तियार नहीं करेंगे, हमें ये प्रॉब्लम्स जो है रोज हमारे हर चंद साल बाद हमारे सामने आकर खड़ी होती रहे। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि इस मरतबा वज़ीर आज़म जो है वो पंजाब से नहीं होगा। फिर नून लीग ये दावा कर रही है कि मियाँ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म होंगे। आपको कौन कौन से लोग जो हैं, कौन कौन सी शख्सियात वज़ीर आज़म क्या उम्मीदवार जो हैं आपको नज़र आ रही हैं?
जाहिर बात है, इलेक्शंस हैं, हर कोई यही बात करेगा अपने केडर्स को, अपने वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए कि हम ही है मैदान में, हम ही है वजारत उज़्मा के उम्मीदवार। लेकिन ये तो अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि लोग किसको चुनते हैं, किस पार्टी के पास कितनी सीट्स आती हैं, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होते हैं नहीं होते हैं। बहुत से इफ्स एंड बट्स है इस सूरत हाल में। और आपकी प्रेडिक्शन अभी क्या है? लग यही रहा है, मेरी प्रेडिक्शन जाती तौर पे ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब को, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिंपल मेजॉरिटी का माहौल उनके लिए बनाया जा रहा है। वो सिंपल मेजॉरिटी सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन हो सकती है, पब्लिक का तो कोई रुझान नहीं है, वो सिर्फ इस सूरत में मुमकिन हो सकती है कि जहां पर उनका जो मेन कंपेटिटर है तहरीक इंसाफ, उसके लिए इतनी मुश्किलात खड़ी कर दी जाए, उनका जो इलेक्शन सिंबल है उसको विड्रॉ कर लिया जाए। बाकी जो उनके कैंडिडेट्स जिन मुश्किलात का शिकार हैं वो सब हमारे सामने हैं। कभी तो लोग भी बहुत कम बचे हैं। तहरीक इंसाफ वाले सोच रहे हैं कि हम ज़्यादातर टिकट्स जो हैं वो वकला को दें, ख़वातीन को दें। तो इस जितना उनके जो मेन कंपेटिटर को कमज़ोर किया जा रहा है, कमज़ोर कर दिया गया है, तो ये रास्ता मियां नवाज शरीफ साहब के लिए एक सिंपल मेजॉरिटी का एक माहौल बनाया जा रहा है। और ये बाकी जो तमाम जमातें हैं ये हाथ मलती रह जाएंगी। अच्छा। सिंध के अंदर मैं पीपल्स पार्टी को दोबारा देख रहा हूँ। बलूचिस्तान के अंदर जो बाप से लोग गए हैं पीपल्स पार्टी में, वजारत आला बलूचिस्तान की शायद उनके पास चली जाए, पीपल्स पार्टी के पास, पीपल्स पार्टी के पास। लेकिन वो जो लोग गए हैं वो आपको भी पता है कितने पीपल्स पार्टी के हैं और कितने किसी और के हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, वफाक में मुस्लिम लीग नून के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। तो सवाल तो ये पैदा होता है कि ये जो डील की जो सियासत है कि ये हिस्सा उसके पास दे दिया जाए, ये हिस्सा उसको दे दिया जाए, ये कब तक इस तरह चलता रहेगा? ये डील की सियासत को हम पाकिस्तानी अवाम क्यों तस्लीम करें? तो अभी भी आप समझते हैं तो कि इलेक्शनों के ऊपर नादिर भाई ये जो हम अरबों रुपए खर्च करेंगे, हाँ। ये अरबों रुपए टैक्स पेयर का पैसा है। ये जो लोग अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हैं, जो अपने बिजली और गैस के बिल देते हैं, जो टेलीफोन कॉल्स करते हैं, जो ग्रोसरी की शॉपिंग करते हैं, जो माचिस की डब्बी तक खरीदते हैं, ये टैक्स का पैसा वहां से आता है। तो आपने अगर बंद कमरों के अंदर बैठकर फैसले कर लिए तो फिर ये अरबों रुपए टैक्स पेयर के क्यों जाया कर? तो आपको लगता है कि अभी भी ये जो शमूलियत हो रही है ये किसी के कहने पे हो रही है, जाहिर इशारे बात पे? है। देखिए, हम इतने मासूम तो नहीं है या हम इतने नाबल तो नहीं है कि हमें ना पता चले कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। और हर जमात अपना अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा वसूल करने के लिए तैयार बैठी हुई है। वो वसूल करना चाहते हैं, अपने अपने हिस्से की लड़ाई है। और इस सारी कॉन्वर्सेशन के अंदर इस मुल्क के जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, इस मुल्क के जो अवाम है, जिनके मसाइल हैं, रोजमर्रा जिंदगी के प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। यानी इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है। आप मुझे बताएं किसी जमात का मंशूर आया? ये पाकिस्तान को इस वक्त 3 बड़े बहरानों का सामना है। आपके सामने सियासी बहरान खड़ा है, आपके सामने माशी बहरान खड़ा है, आपके सामने सिक्योरिटी बहरान खड़ा है। अभी आज से 1 हफ्ता पहले हमारे 25 फौजी जवान भाई जो थे वो शहीद हुए एक दहशतगर्दी के हमले में। 2 दहाइयों से ये हमारा दहशतगर्दी का जो मामला है ये कंटिन्यू कर रहा है। दहशतगर्दी जारी है, लोग शहीद हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हो रहे हैं। कोई रास्ता हम नहीं निकाल पा रहे। मैशत को आप उठाकर देख लें, कोई हम रास्ता नहीं। मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा है। हमें अगर IMF से पैसे ना मिले तो हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। सियासी बहरान का कोई हल नहीं मिल रहा। तो ये आखिरकार हम ये जो बहरान है, अगर हम इनका हल नहीं निकाल पाएंगे तो फिर कॉस्ट तो इस मुल्क के लोग ही पे करेंगे ना। लेकिन वो पे कर रहे हैं और सियासी जमातों की कोई तवज्जो। लेकिन आपसे मुतल्लिक मुख्तलिफ बातें हुई कि आप शायद PTI में जाएंगे, नून में जाएंगे, अभी शायद आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं पहले दिन से नादिर भाई बड़ा क्लियर हूं कि मैंने इलेक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करना था, नंबर 1। जहां तक दूसरी जमातों में जाने का सवाल है तो आप खुद बताए। मेरा ख्याल ये है कि राब्ता हुआ, राब्ता जाहिर बात है, हर पॉलिटिकल पार्टी में दोस्त मौजूद हैं, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मुझे वो अट्रैक्शन नजर नहीं आती। मुस्लिम लीग नून की तरफ अगर मैं नजर दौड़ाता हूँ, मैं किसी खुशफहमी का शिकार नहीं हूं कि मुझे बहुत ज्यादा कोई लेने में इंटरेस्टेड है लेकिन अब वो सब फैसले घर के अंदर किए जाते हैं, मुशावरत नहीं होती, तो इस तरह मजीद चल नहीं सकता। PTI की तरफ देखें तो अभी रिसेंटली लतीफ खोसा साहब ने भी उन्हें ज्वाइन किया। लेकिन बात यह कि अगर बफर्ज महाल कि मैं PTI ज्वाइन करता हूं और बहुत मुश्किलात का सामना भी करता हूं, फिर भी चले इलेक्शन किसी न किसी तरीके से जीत जाता हूं, जो नजर आ रहा है
तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी तो नहीं मिलनी, 25, 30, 40, 50 जितनी भी सीट्स हुई, खान साहब उनसे खुश तो नहीं होंगे, तो वो तो पहले ही दिन कहेंगे कि इस्तीफा दो, बाहर निकलो। तो सारी इस एक्सरसाइज का फायदा क्या हुआ फिर? और ये पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त, मैं ये समझता हूं कि असल जो चीज है, जो असल स्टेक होल्डर हैं, जो उनके इश्यूज हैं, उनसे कंप्लीटली डिटैच हो चुके हैं। तो खोखर साहब, आप सर्वाइवल मोड में चल रहे हैं सारे। आपने एक ऐलान किया था कि शायद अक्टूबर के महीने में आप पार्टी बना देंगे। क्या वजूहत बनी कि आप पार्टी नहीं बना सके इंतखाबात से पहले? एक तो वक्त बहुत कम रह गया था, दूसरा बहुत से दोस्तों का ये ख्याल था कि इस्तेकाम बनकर सामने आई रातों रात, फिर इसी तरह पीटीआई पार्लियामेंटेरियन सामने आई। तो ये जो माहौल बन चुका है, इस माहौल के अंदर अगर कोई भी नई पॉलिटिकल फोर्स इमर्ज होती है तो उसके ऊपर टैग लगेगा। और ये जो टैग है इस वक्त पाकिस्तान की अवाम के नज़दीक, इस टैग जिसके ऊपर भी हुआ, उस शख्सियत की या उस पॉलिटिकल पार्टी की कोई पजीराई नहीं हो सकती, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए फिर जाहिर बात है ये एक लंबा सफ़र है। उस लंबे सफ़र में बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि ये वक्त गुजर जाए, ये बहुत पोलराइज्ड माहौल बना हुआ है इस वक्त, और इलेक्शंस के बाद भी वो वैक्यूम और वो खिला अपनी जगह पे बरकरार रहेगा। तो हमें उस वक्त उसकी फिर वो कोशिश, मतलब ये पाइपलाइन में है आपका मामला जी, पार्टी बनानी है? हमने भी ना किया नादिर भाई, ये होना ही होना है इस मुल्क के अंदर। जो अल्टरनेट पॉलिटिकल फोर्सेज हैं उन्होंने इमर्ज होना ही है। मैं ये समझता हूँ कि जो जमातें 16 महीने की इस हुकूमत में रहीं, वो जमातें लोगों की इमेजिनेशन में अब नहीं है। लेकिन शाहिद खाकन अब्बासी साहब की क्या राय थी आपके नज़दीक? वो क्या चाह रहे थे? मैंने जैसे बताया कि उनका भी ख्याल यही था कि पोस्ट इलेक्शन जो है ये खिलाफ बरकरार रहेगा, और पाकिस्तान के मसाइल ऐसे हैं, इतने बड़े मसाइल हैं कि जिनको हल करने की पॉलिटिकल पार्टीज कैपेसिटी नहीं रखती, उनके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही। तो ये खिलाफ बरकरार रहेगा और फिर इलेक्शंस के बाद इस जाने बढ़ा जा सकता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अब्बासी साहब ने उसूली फैसला कर लिया है कि वो नून लीग को खैर बात कह देंगे। मेरे ख्याल से इसके ऊपर तो वो काफ़ी क्लैरिटी के साथ एक दो दफ़ा कह चुके हैं कि जब जनरेशनल ट्रांजिशन आ रहा हो तो फिर जो पुराने लोग हैं उन्हें ग्रेसफुली साइड पे हो जाना चाहिए। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो शायद सियासत ही छोड़ दी, वो कह रहे हैं मैंने सियासत में आना ही नहीं। उन्होंने आने वाला इलेक्शन जो है वो नहीं कंटेस्ट कर रहे वो, लेकिन सियासत उनके अंदर मुकम्मल जरासीम मौजूद हैं, और वो जरासीम मिफ्ता भाई के जो है वो उन्हें चैन नहीं लेने। मतलब हम इलेक्शन के बाद आपको शायद खाकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब को फिर एक साथ देखेंगे? होपफुली, या पॉसिबिलिटी है। अच्छा, ठीक है खोखर साहब, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू हम शुरू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। खोखर साहब, इस वक्त फैज़ाबाद धरने का बड़ा जिक्र हो रहा है और हमने देखा है कि जनरल फैज़ साहब को नोटिस भी हुआ है और बाजवा साहब का भी जिक्र हो रहा है। लेकिन जब आप अपोजिशन में थे, आप बताएंगे कि वाकई कई मरतबा इस पर बात हो चुकी है, जनरल फैज़ साहब और जनरल बाजवा साहब का कितना अमल दखल था सियासत के अंदर? नादिर भाई, पाकिस्तान की तारीख में कौन सा ऐसा दौर गुजरा है कि जिसके अंदर ये चीफ आर्मी स्टाफ या हमारे ISI के जो लोग हों उनका अमल दखल ना रहा हो? कोई ऐसा दौर नहीं गुजरा। हमने तो डायरेक्ट डिक्टेटरशिप्स देखी जिसमें डायरेक्ट आ गए वो, फिर हाइब्रिड का हमने निजाम देखा। किरदार बदलते रहते हैं, निजाम वही है। नहीं, लेकिन बाजवा साहब ने स्पीच तो की थी कि अब हमारा सियासत में कोई अमल दखल नहीं होगा। इसी तरह मेरे ख्याल से कैनी साहब ने भी की थी। अच्छा, माजी में। अच्छा। तो हर दौर में ये चलता आता। अब जिस तरह जो फैजाबाद धरने वाला जो केस है, उसके मेरे नज़दीक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो डिक्लेरेशंस, जो उसके अंदर ऑब्जर्वेशंस दी गई, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इसका कोई पेरेंट लॉ मौजूद नहीं है। दे ऑपरेट इन ग्रे एरिया, और उस पेरेंट लॉ के ना होने की वजह से बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हैं कि इसके ऊपर कानून साजी की जाए। तो अगर हमने स्ट्रक्चरली चीज़ों को एड्रेस करना है, किरदार बदलते रहेंगे। वो 50s में और थे, 60s में और थे, 70s में और थे, आज और हैं, आज से 5 साल 10 साल पहले और थे। अगर हम इसको स्ट्रक्चरली एड्रेस करना चाहते हैं तो फिर हमें इसके लिए एक पेरेंट लॉ बनाना पड़ेगा, उनको कानून के दायरेकार में लाना पड़ेगा। कोई ना कोई एक ऐसी, चाहे आप पार्लियामेंट्री कमेटी बना लें जो ओवरसाइट करे,
या कोई ओवरसाइट मैकेनिज्म आप कोई और सोच लें, एक अब करना पड़ेगा। ये वक्त की ज़रूरत है। आई मीन लेकिन खोखर साहब, जब आप इदारों पर या ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते हैं तो फिर लोग आपके ऊपर भी तनकीद करते हैं कि माजी में आपने भी तो इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट किया। तो आप समझते हैं कि ये आपने जब पहले कहा कि खान साहब जो हैं वो सिलेक्टेड हैं, सिलेक्टर्स आप किसी और को कहते थे, फिर आपने बाजवा साहब को एक्सटेंशन भी दे दी, हमने देखा कि सारे आप एक साथ हो गए, तो उस वक्त आपने भी सपोर्ट किया। मुझे याद है मैं एक टीवी प्रोग्राम में था जिस दिन अगले दिन बाजवा साहब की एक्सटेंशन का कानून पेश होना था, और टीवी प्रोग्राम में मैंने कहा कि मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए कि ये एक ठीक प्रेसिडेंट नहीं है, इसके मनफी असरात होंगे हमारी फ़ौज पे एज एन इंस्टीट्यूशन। और हाँ, अगर कोई ऐसा जंग का माहौल हो, कोई इमरजेंसी आपके मुल्क में लगी हो, तो उस सूरत में आप 2-3 महीने के लिए, क्योंकि हालात का तकाजा ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके अलावा नहीं होना चाहिए। तो वो मैं प्रोग्राम से बाहर ही निकला तो मेरी पार्टी से फिर मुझे फ़ोन आ गया कि जी ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसी बातें ना करें। तो मैंने फिर नहीं की उसके बाद वो बातें। तो एक पार्टी के अंदर जब इंसान होता है तो बहुत सी चीज़ें साथ चल रही होती हैं और फिर एक पार्टी डिसिप्लिन होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब जो भी हम माजी में करते रहे, पॉलिटिकल पार्टीज करती रही, इसी वजह से अगर आप उन्हें सिलेक्टेड कहते थे तो आज खुद सारे जो हैं वो सिलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, लाडला बनने के लिए तैयार हैं। और जब हम ये देख चुके हैं कि इस निज़ाम ने और इस सियासत ने कभी डिलीवर नहीं किया, तो फिर बार बार ये करने की ज़रूरत क्या है। लेकिन किन शराइत पर आपने बाजवा साहब को सपोर्ट किया था उस टाइम जो कानून बना? क्या शराइत थी? सिर्फ दबाव था या आप समझते हैं कि नहीं समझौता किया और ये शराइत थी या ये फ़ायदा आपको नज़र आया? देखिए, सारी ऑपोजिशन उस वक्त जेलों में पड़ी हुई थी। इमरान खान साहब का दौर था, बहुत से लोग ऑपोजिशन के जेलों में थे और एक प्रेशर तो था। और फिर उसमें वो ज़ाहिरी बात है पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उस वक्त सोचा होगा कि इस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए एक हम कोई गुडविल जेस्चर दिखाएं, और फिर उन्होंने दिखाया होगा। लेकिन हम इसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं कि बाजवा साहब से आपने मुलाकात की जब आपने पीडीएम बनाई, जैसे आप पे तनकीद हो रही, उसी कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल है कि आपने बाजवा साहब से जीएचक्यू में मुलाकात की जिसमें बिलावल साहब भी थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे, मौलाना असद महमूद साहब भी थे। फिर 2 दिन के बाद आपने एक होटल में बैठ के पीडीएम भी बना दी, उसमें लिखा कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं होना चाहिए। फिर आपने उस मुलाकात को छुपाया, शेख रशीद साहब ने बताया कि आपने मुलाकात की है। तो मुलाकात क्यों की और इसको छुपाया क्यों आपने? देखें, एक तो मैंने तो कोई ज़ाती तौर पे तो कोई मुलाकात की नहीं, नंबर 1। मतलब आपकी पार्टी जो जब माजी वाली तो बैकग्राउंड के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें ज़रूर चलती रहती हैं, और उस वक्त भी हम ये समझते थे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो लीडरशिप है जो ये तकाजा कर रही है कि डेमोक्रेटिक स्पेस ख़त्म ना की जाए। इमरान खान साहब की हिमायत के अंदर इतना आगे चले गए थे कि वो डेमोक्रेटिक स्पेस जो है वो वापस ली जाए। मुकदमेबाजियों का सामना था, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर तकाजा किया गया होगा तो वो ठीक ही तकाजा किया होगा कि डेमोक्रेटिक स्पेस वापस करें। और जो पीडीएम का जो एलामिया था, दुख की बात तो ये है कि वो एलामिया तो जारी किया गया और इस एलामिया को पढ़ें तो उसके अंदर बड़ी ठीक बातें लिखी हुई थी, लेकिन जैसे ही हुकूमत मिली उस 16 महीने की हुकूमत के अंदर फिर माशाल्लाह वो तारीख रकम की गई इन जमातों की जानिब से कि जिस तरह शहबाज साहब अगर पुल का भी इफ्तिताह करते थे तो कहते थे कि जी ये आर्मी चीफ की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। और फिर जो कानून साजियाँ भी हुई तो वो बिल्कुल उस चीज़ के और उस बयानिया की उलट थी जिनके ऊपर पीडीएम बनाई गई थी। और फिर तासुर यही सामने आया कि जनाब ये तो सारी की सारी सिर्फ हुकूमत हासिल करने के लिए एक एक्सरसाइज थी, और इन नुकात के साथ जो पीडीएम जिसके ऊपर बनी थी या जो लोगों के सामने रखे गए थे उनके साथ कमिटमेंट कोई नहीं थी। लेकिन पीटीआई तो अब ये वाज़े तौर पर कह चुकी है, ऑन रिकॉर्ड ये कह चुकी है कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन देना हमारी गलती थी। आप जब पीडीएम का उस वक्त हिस्सा थे, जब आप पहले पीपल्स पार्टी में थे, आप समझते हैं कि उस वक्त नून लीग या पीपल्स पार्टी ने किसी जगह पे कहा हो कि हमसे ये गलती हो गई, हमें नहीं करना चाहिए था? किसी को पछतावा था? उस वक्त पार्टियों के अंदर से आवाज़ तो उठी, मुख्तलिफ जिस तरह मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग थे जिन्होंने उस कानून के लिए वोट नहीं किया, वो उस दिन हाउस में ही नहीं आए। इसी तरह पीपल्स पार्टी के कुछ लोग थे जो हाउस में नहीं आए, गिने चुने लोग थे। ये एक पार्टियों के अंदर से आवाज़ तो उठी कि ये हम ठीक नहीं करने जा रहे,
लेकिन फिर जो सियासी क़यादतों का फैसला था वो सारी पार्टीज़ को फिर मानना पड़ा। लेकिन हमने देखा कि माजी में जब आप सेनेट में मौजूद थे तो उस वक्त मरियम साहिबा ने भी नाम लिया कि वो तो पार्लियामेंट को एक ही शख्स चला रहे हैं। फिर हमने देखा कि सेनेट इलेक्शन में आपने कैमरे वहाँ से पकड़े, उसके पीछे आपकी नज़र में कौन था? आपको नहीं पता कि कौन कैमरे लगाता है इस मुल्क में? इतने मासूम है आप। मुझे तो नहीं पता। आप ही बता आप कहाँ तो सेनेट का स्टाफ भी लगा सकते, कहाँ बरतानिया से आए हैं आप? नहीं सीरियसली मुझे नहीं पता। वो तो तहकीकात के लिए कमेटी बनी, कमेटी का एक दफा इजलास भी नहीं हुआ और कमेटी का चेयरमैन उस वक्त पीपल्स पार्टी का था, सिकंदर मेंद्रो साहब थे। जी हाँ, बिल्कुल, अल्लाह बख्शे उन्हें, एक अच्छे ऑनरेबल डिग्निफाइड आदमी थे। तो आपकी नज़र में कौन था? क्या वो जो मरियम साहिबा बात करती थी कि एक ही शख्स पार्लियामेंट को चला रहे हैं वही थे? जाहिरी बात है नादिर भाई, क्यों हम प्रिटेंड क्यों कर रहे हैं कि हमें इन चीज़ों का नहीं पता? इस मुल्क के अंदर जो निज़ाम है, जिस तरीके से हाइब्रिड निज़ाम की हमने इख्तरा देखी इमरान खान साहब के दौर में, फिर वो आगे चल के हाइब्रिड प्लस हो गया शहबाज साहब के दौर में जब PDM की हुकूमत थी, तो हमें सब चीज़ों का पता है। हम क्यों चश्मपोशी करते हैं? हम देखें, हम जिस नहज पे खड़े हुए हैं, पाकिस्तान जिस नहज पे खड़ा हुआ है, अगर हम मजीद इन चीज़ों से चश्मपोशी करते रहे, इन चीज़ों के ऊपर हमने गुफ्तगू ना की, हमने रास्ते ना निकाले, तो हम तो एक गहरे खड्डे के अंदर गिरते चले जा रहे हैं। पूरी रीजन आपकी तरक्की कर रही है, इंडिया कहाँ पहुंच गया है, बांग्लादेश कहाँ पहुंच गया है, आपका मवाजना आज अफगानिस्तान से किया जा रहा है। हमने अपने मुल्क को ठीक रास्ते पे डालना है। वी हैव गॉट टू सॉर्ट दीज थिंग्स आउट। और ये जो इम्बैलेंस है पाकिस्तान में, सबसे बड़ी जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन है वो यही है। और इस बुनियादी तजाद को जब तक हम हल नहीं करेंगे, पाकिस्तान कहीं नहीं जा सकता, किसी मुकाम पर नहीं पहुंच सकता। और वो ये है कि ये मुल्क चलाना किसका काम है। लेकिन खोखर साहब, अब जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि खैबर पख्तूनख्वा में एक पार्टी बन गई, फिर इस्तेहकाम पार्टी बन गई, आपकी नज़र में ये कितना डेंट डालेंगी, या इनके पीछे जो लोग हैं ये इनको किस हद तक आगे लेकर आएंगे, या क्या होगा? देखें, पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं जहां तक समझ पाया हूं, मुझे तो पब्लिक के अंदर कोई पजीराई नजर नहीं आई इन जमातों के लिए। और मैं ये समझता हूं कि अब जिस तरह इस्तेहकाम पार्टी है, मेरे दोस्त भी हैं उसके अंदर, और वो जरूर इससे इख्तलाफ करेंगे और ठीक इख्तलाफ करेंगे शायद, लेकिन मेरे ख्याल में वो -15,000 से शुरू होंगे। -15,000 से लोगों के अंदर इस वक्त, देखें आज का जो दौर है नादिर भाई, रोज रात को जिसके पास भी टच फोन है ना, टीवी अगर उसके पास नहीं है, टच फोन जिसके पास है, तो वो रात को बैठ के 2 टॉक शो सुनता है और 3 प्रोग्राम देखता है यूट्यूब पर। शऊर और एक्सेस टू जो इंफॉर्मेशन है वो इतना बढ़ चुका है कि लोगों से अब चीजें छुपाई नहीं जा सकती। आप कोई चीज शुरू करते हैं और लोगों को पता चल जाता है कि आप अपने प्रोग्राम में कोई बात कर देंगे, कोई और भाई या बहन गुफ्तगू कर देगी, लोगों को हर चीज पता है। तो ये इस जो बुनियादी तजाद की मैं बात कर रहा था, लोग चाहते हैं इस मुल्क में कि ये बुनियादी तजाद हल हो। हमें ये जो लूली लंगड़ी जमहूरियत है, हमें ये नहीं चाहिए। हमारे फैसलों का, हमारी राय का एहतराम किया जाए, हमें हकीकी जमहूरियत दी जाए। हकीकी जमहूरियत के थ्रू ही इस मुल्क के मसाइल के हल मुमकिन है। और अब जिस नहज पे हम पहुंचा चुके हैं, ये 1-2 दिन की, 1 साल की, 2 साल की बात नहीं है। हमें कंटिन्यूशन चाहिए। इंडिया में क्या हुआ है? कंटिन्यूएशन ही है ना जिसके समरात आज उन्हें मिल रहे हैं। तो हम जब तक ये तजाद हल नहीं करेंगे कि ये मुल्क चलाना किसका काम है, माजी में जो एक्सपेरिमेंट्स कर लिए गए हैं बस खत्म करें बस अब। तो ये जो मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा गया कि वो जब लंदन में बैठे थे तो उन्होंने एहतसाब की बात की, जब वो वापस आए तो वो एहतसाब के बयानिए से पीछे हट गए। आपको लगता है, क्योंकि माजी में अगर आप देखेंगे तो हमेशा उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी एक टसल रही है, तो अभी आप समझते हैं कि अगर वो इक़्तिदार में आ जाते हैं तो वो चल सकेंगे? इससे अहम सवाल मेरे नज़दीक ये है नादिर भाई कि अगर वो जब हुकूमत में आते हैं और अगर उनकी दोबारा कोई चपकलिश होती है, तो क्या उस वक्त जब वो दोबारा वोट को इज्जत दो का नारा लगाएंगे तो क्या उनके साथ कोई खड़ा होगा? लाडला बन के इक़्तिदार हासिल कर रहे हैं, तो क्या उसके बाद उनके पास कोई मॉरल ग्राउंड ये रह जाएगा ये बात करने का? ठीक है खोखर साहब, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू हम शुरू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। खोखर साहब, अवाम की याददाश्त जैसे कहा जाता है कि बड़ी कमज़ोर है, वो भूल जाते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ये इस तरह अवाम को लाइटली नहीं लेना चाहिए कि आपका सुबह बयानिया और हो, शाम और हो, और फिर अगली सुबह और हो, और लोग इस चीज़ को इस पे सरफे नज़र कर देंगे। लेकिन फिर वही नवाज शरीफ जब उन्होंने वोट को इज्जत दो की बात की, आज वो उस बयानी से पीछे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अवाम हमारे साथ है। आपको नज़र आ रहा है अवाम उनके साथ है? मेरे ख्याल में तो नहीं है।
मेरे ख्याल में तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की ये जो 16 महीने की हुकूमत गुजरी है, जो महंगाई के पहाड़ लोगों के ऊपर तोड़े हैं, जो वोट को इज्जत दो की मुकम्मल तौर पे इन्होंने नफी की है, उसी के नतीजे में आज पब्लिक का रुझान मुझे तो नजर नहीं। लेकिन अवाम नहीं है तो फिर सादा अक्सरियत कैसे मिलेगी? तो इसीलिए तो वो लाडला बनना चाह रहे हैं, इसीलिए तो वो लाडले बने हैं। और उनका जो मुखालिफ है, सियासी जो सबसे बड़ा सियासी हरीफ है, उसके तो हाथ पांव तोड़ के उसको रास्ते से हटा दिया गया है, तभी तो सिंपल मेजोरिटी मिलेगी। अगर बल्ले का निशान गायब हो जाता है बैलेट पेपर से, तो फिर इलेक्शनों के अंदर टर्नआउट तो मैं तो बड़ा टर्नआउट नहीं देख रहा। तो फिर उस नतीजे में जहां पे आपके मुखालिफ डिसरे का शिकार हो, तो वहां पर फिर रास्ता तो आपके लिए खुल जाएगा। पंजाब में पीपल्स पार्टी आपको नजर नहीं आ रही? पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में मुझे पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात नज़र ज़रूर आ रही हैं, और शायद यही वजह है कि बिलावल साहब और जरदारी साहब की सोच के अंदर फ़र्क है। जरदारी साहब एक बड़ा विजिबल टिल्ट रखते हैं पावर पॉलिटिक्स की जानिब, ठीक है, और मेरे ख्याल में बिलावल साहब के जहन में ये सवाल ज़रूर पैदा होता होगा कि इस पावर पॉलिटिक्स के नतीजे में हम पंजाब में पजीराई तो अवाम में हासिल नहीं कर पाए, हम खैबर पख्तूनख्वा में पजीराई हासिल नहीं कर पाए। तो अगर हमने पजीराई हासिल करनी है, अवाम का दिल अपनी तरफ मोड़ना है, तो उसके लिए फिर हमें पावर पॉलिटिक्स से हट के हमें एक सियासत करनी चाहिए जो उससे मुख्तलिफ हो। और मेरे ख्याल से यही फ्रिक्शन है जो वहाँ पर सोच के अंदर इख्तलाफ जो है वो वाज़ेह तौर पर नजर। पीपल्स पार्टी के अंदर आपको बिलावल साहब के अलावा भी कोई वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नज़र आ रहा है? ये तो वक्त ही बताएगा। मैं तो ये समझता हूँ कि जरदारी साहब खुद भी शायद वजारत उज़्मा के मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो शायद खुद भी इंटरेस्टेड हो। जी हाँ, उन्होंने तो खुद अपने इंटरव्यू के अंदर कहा कि बिलावल को अभी मजीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो जब तक वो ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं हो जाती तो उस लेकिन वक्त साथ तो में उन्होंने कहा कि वो मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज़्यादा समझते हैं। जी जी, अब ये तो फिर वक्त ही बताएगा। लेकिन इस सारे सिनारियों में आपको मौलाना साहब कहाँ पे नज़र आ रहे हैं? वो उन्होंने पीडीएम को लीड किया, अब उनको उनके हवाले से सिक्योरिटी थ्रेट्स की भी बात की जा रही है। मौलाना साहब दीगर जमातों के साथ अगर हम कंपेयर करें तो वो खामोश भी नज़र आ रहे हैं, तो मौलाना साहब आपको कहाँ पे नज़र आ रहे हैं? मौलाना साहब की जो सियासत है खैबर पख्तूनख्वा में, मेरे ख्याल से इस पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा रहने की वजह से वहाँ पर शायद जो सोच रहे थे वो कि उनकी जमात को जो पजीराई मिलेगी वो अब काफ़ी हद तक मादूम हो चुकी है। बलूचिस्तान में जो लोगों की तरजीहात नज़र आ रही हैं, कोई पीपल्स पार्टी की जानिब जा रहा है, कोई मुस्लिम लीग नून की जानिब जा रहा है, तो वहाँ पे मौलाना साहब को उस तरह से हम नहीं देख रहे कि उनको कोई पजीराई मिल रही हो। तो यही दो जगह जहाँ से वो कुछ नशिस्तें हासिल करके एक बार्गेनिंग पोजीशन में आ सकते थे, और अगर वो चंद नशिस्तें भी हासिल करते हैं और कोई बार्गेनिंग पोजीशन में आते हैं तो मुस्लिम लीग नून से कम अज़ कम सुनने में ये आ रहा है कि तवक्को उनकी ये है कि उन्हें सदर के ओहदे के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो अब देखते हैं। बहुत शुक्रिया खोखर साहब। नाज़रीन, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखें कि आने वाले दिनों में जो सियासी जोड़ तोड़ है उस हवाले से क्या डेवलपमेंट सामने आती है, और सुप्रीम कोर्ट में जो डिसक्वालिफिकेशन से मुतल्लिक केस की समाअत होनी है उस हवाले से देखें कि क्या जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।